हाँ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल से हमने बायोलॉजी के स्टार्ट किए थे, तो आइए उसको एक बार रिवीजन करके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? कोशिका पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी पढ़ रहे थे। साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी बायोलॉजी का शाखा है एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्या पढ़े थे? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? तो साइटोलॉजी बायोलॉजी का एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो ये समझते हैं कि कोशिका क्या है। का क्या है? कोशिका क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ और बातों को समझते हैं। मान लेते हैं एक मानव शरीर है। अगर हम आपसे पूछे कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि विभिन्न अंगों का निर्माण कैसे होता है। तो विभिन्न अंगों का निर्माण विभिन्न प्रकार के ऊतक से मिलकर होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर होता है। ठीक है। क्या मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? तो मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से होता है। विभिन्न अंगों का निर्माण किससे होता है? तो ऊतक से होता है। ऊतक का निर्माण से होता है तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर होता है। इस आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोशिका ही है मानव शरीर की सबसे छोटी वो इकाई कोशिका है जो एक मानव शरीर का निर्माण कर रही है। इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोशिका ही मानव शरीर की मूलभूत इकाई है जो एक शरीर का निर्माण कर रही है। बिना कोशिका के मानव शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। सिर्फ मानव शरीर ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, या और भी कोई एनिमल्स हो या सूक्ष्म जीव हो, कोई भी जीवित प्राणी, वो किससे मिलकर बना होता है? तो वो कोशिका से मिलकर ही बना होता है। तो कोशिका ही जीवन की क्या है? मूलभूत मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। इसको समझ गए? मानव शरीर का निर्माण किससे होता है? तो विभिन्न अंगों से होता है। विभिन्न अंगों का निर्माण किससे होता है? ऊतक से होता है। और ऊतक का निर्माण किससे होता है? कोशिका। तो कोशिका को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कोशिका को हम लोग बोल सकते हैं कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। अगर हम आपसे पूछे कि सजीव को निरंतर जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? अगर हम आपसे पूछे कि सजीव को निरंतर जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? सजीव को निरंतर जीवित रहने के लिए ये आवश्यक है कि सजीव के विभिन्न अंग या विभिन्न अंग तंत्र लगातार कार्य करते रहे। जैसे कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करती है? तो पाचन तंत्र भोजन का पाचन करती है। अगर पाचन तंत्र भोजन का पाचन करती है तो पाचन तंत्र भोजन का पाचन कैसे करती है? तो पाचन तंत्र विभिन्न सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन
विभिन्न प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है और विभिन्न प्रकार उत्तक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो वास्तव में ये जो पाचन तंत्र पाचन का कार्य कर रही होती है, ये कार्य पाचन तंत्र के कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। पाचन तंत्र के कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। तो इस हिसाब से हम कोशिका को क्या कर सकते हैं? तो कोशिका को क्रियात्मक इकाई कर सकते हैं। कोशिका को क्या कर सकते हैं? कोशिका को क्रियात्मक इकाई कर सकते हैं। एक बार देख लेते कोशिका की परिभाषा एक जगह सब। तो कोशिका कोशिका जीवन की मूलभूत मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब यही है कि इस पृथ्वी पर जितने प्रकार का भी जीव जंतु है, स्पेशल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। और उस सजीव के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, वह कार्य उस सजीव के कोशिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। इस हिसाब से हम लोग कोशिका को जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक घर का निर्माण कैसे होता था? एक घर का निर्माण ईंटों से मिलकर होता है, उसी तरह एक शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। इसमें वही लिखा हुआ कि कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका जीवन का निर्माण खंड है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। क्या है साइटोलॉजी? क्या है? तो साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान नहीं सॉरी, कोशिका साइटोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। ये जो साइटोलॉजी शब्द था, इस साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये हर्डविंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद ये जो साइटोलॉजी का जनक है, इसको हम आगे समझेंगे। इस हिसाब से कल कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे कि जीवन के मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। जीवों की मूल निर्माण इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका ही उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक अंग का निर्माण करती है, अंग तंत्र का निर्माण करती है, और अंग तंत्र एक लिविंग बॉडी का निर्माण करती है। कल तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा था, आगे अब इसे समझते हैं, तो अभी बताएंगे हम लोगों ने ये तो देख लिए कि एक लिविंग बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका ही उत्तक बनाती है, उत्तक अंग बनाती है, अंग तंत्र बनाती है, और अंग तंत्र एक लिविंग बॉडी का निर्माण करती है। तो ये जो कोशिका है, कोशिका के विषय में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? कोशिका की खोज किसने किया था? ये सब के विषय में अब थोड़ा जान लेते हैं। एक व्यक्ति हुए रॉबर्ट हुक, ये एक साइंटिस्ट थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन्होंने ये कब की बात है? तो ये वर्ष 1665 की बात है। तो ये वर्ष 1665 की बात है। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो ये सूक्ष्मदर्शी देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी होता है। ये क्या करती है? ये छोटी चीजों को, छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाती है।
तो ये जो रॉबर्ट हुक है वर्ष 1665 ईस्वी में, के पास एक खुद का माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप क्या करती, तो माइक्रोस्कोप छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेड़ का कॉर्क लिया। कॉर्क क्या होता है, तो ये देख रहे हैं, ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ के ऊपर वाले भाग, ये जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको कहते हैं बार्क, यानी छाल। और ये जो छाल के जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जो देख रहे हैं, इसको कहते हैं कॉर्क। जैसे कि ये देख रहा है, ये नीचे वाला जो भाग दिख रहा, ये कॉर्क है। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कॉर्क का छोटे छोटे पतला टुकड़ा लिया था, और पतला टुकड़ा को क्या किया था, इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देख के इसका अध्ययन कर रहा था। तो इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा था कि माइक्रोस्कोप के जब नीचे कॉर्क को रखा, तो इन्होंने कुछ छोटे छोटे देख रहे होंगे, शायद आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने छोटे छोटे कमरे के जैसा संरचना देखी थी, इस तरह कुछ संरचना देखी थी। देखिए इसका बड़ा जो इधर है, इस तरह कुछ कमरे के समान संरचना देखी थी। इन्होंने इसका नाम क्या दिया था, इन्होंने इसका नाम दिया था सेला। ये क्या, एक लेटिन भाषा का शब्द है, ये एक लेटिन शब्द है। एक लेटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तो छोटा कमरा होता है, छोटा कमरा होता है। यही आगे चलकर सेला शब्द आगे चलकर सेल में परिवर्तित हो गई। आइए इन सभी चीजों को एक बार एक जगह एकत्रित करके लिख लेते हैं। ये क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज कब हुआ था, तो 1665 में। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। किसमें किया था, तो ये कोर्क वाले भाग में किया था। इन्होंने जो छोटी छोटी कमरों की संरचना देखी थी, उसकी तुलना इन्होंने किससे किया था, तो ये मधुमक्खी के छत्ते से किए थे। और ये जो इन्होंने जो कॉर्क जो देखे थे, कॉर्क का जो अध्ययन कर रहे थे, ये पेड़ का जो कॉर्क होता है, ये एक डेड पार्ट होता है। डेड बोले तो ये एक मृत भाग होता है। अगर ये मृत भाग है, तो इसके द्वारा खोजी गई कोशिका किस तरह होगी, वो भी मृत ही हो। तो इनके द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत थे। आप लोग समझ सकते हैं, पढ़ लीजिए। कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। किसमें किया था ये, तो कॉर्क में किया था। और इन्होंने जो कमरे जैसी समान संरचना देखी थी, उसकी तुलना किससे किया था, तो ये मधुमक्खी के छत्ते से किया था। के द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, मृत थी। जैसे कि वही चीज यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं कि कोशिका की खोज, यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि कोशिका की खोज वर्ष 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने कोशिका की खोज पेड़ की छाल कोर्क वाले भाग का अध्ययन के दौरान किया था। इसको जो कमरे की समान संरचना देखी थी, उसकी तुलना इन्होंने किससे की थी, तो मधुमक्खी के छत्ते से किया था। और कोशिका शब्द भी इन्होंने ये सर्वप्रथम दिया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी, तो मृत थी। इन्होंने जो भी अपनी सारी जो रिसर्च रिसर्च की थी जो कोशिका की खोज के बारे में, उन्होंने माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित करके ही बताया था 1665 में।
हम लोगों ने ये तो देख लिया कि मृत कोशिका की खोज किसने किया। अब ये देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया। जीवित कोशिका की खोज। अब हम लोग ये समझते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नामक एक साइंटिस्ट ने किया था। देखते हैं कि इन्होंने क्या खोज किस तरह किए थे, कुछ देख लेते हैं इसके बारे में भी। इनके पास भी एक खुद का माइक्रोस्कोप था। इसका जो माइक्रोस्कोप था ये रॉबर्ट हुक से थोड़ा उन्नत किस्म का था। इनका जो माइक्रोस्कोप था, इनका जो माइक्रोस्कोप था ये वस्तु को लगभग 250 से 300 गुना बड़ा करके दिखा सकता था। इन्होंने क्या किया कि तालाब से कुछ पानी लिया। देख सकते हैं कि ये तालाब है, तालाब से कुछ पानी लिया। तालाब के पानी में बहुत सारा सूक्ष्म जीव, अन्य प्रकार के कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इन्होंने जब ये तालाब के पानी को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा तो इनको कुछ कुछ सूक्ष्म जीव इनको ये क्या बोलता है, पानी में तैरते हुए दिखाई दिया था। इस तरह के कुछ सूक्ष्म जीव है जो इनको पानी में तैरते हुए दिखाई दिया था। इसी आधार पर इन्होंने बोला कि ये कोशिका जीवित है। और ये जो इन्होंने कोशिका देखा था ये क्या था, एक प्रकार का बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल था। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। कब किया था? 1674 में, 1674 में किया था। और इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था वो एक प्रकार क्या था, तो एक प्रकार का सूक्ष्म जीव था। सूक्ष्म जीव में भी क्या, तो एक बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया का सेल था। यहाँ पे वही बातें लिखी हुई है कि जीवित कोशिका की खोज वर्ष 1676 ईस्वी में, सॉरी 74 होगा, वर्ष 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने अपने उन्नत सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज किया था, जो एक प्रकार की क्या था, बैक्टीरियल सेल था। ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव ल्यूवन ल्यूवेनहॉक ही वो प्रथम व्यक्ति हुए थे जिन्होंने सूक्ष्म जीव जैसे जीव का पता लगाया था, जिस कारण इन्हें माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका की खोज, मृत कोशिका, जीवित कोशिका की खोज को समझ चुके हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक एक कोशिकीय जीव, दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव मानव
जिस तरह एक मनुष्य कितने क्रिया कर सकते हैं, जैसे भोजन का पाचन कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं, अपने जैसा जीव का जनन कर सकते हैं, उसी तरह एक कोशिकीय जीव भी वे सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि शोषण कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, पाचन कर सकता है, अपने जैसे जीवों का जनन के माध्यम से अपने जैसे जीव का निर्माण कर सकती है। अब बहुकोशिकीय जीव को देखते हैं। यहाँ पे सारी चीज दिया हुआ। एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिकीय जीव क्या है? तो एक कोशिका से मिलकर बना जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ये जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि पोषण हो गया, शोषण हो गया, जनन हो गया इत्यादि। एक कोशिकीय जीव के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है, इसको याद रखना है। ये हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक हो गया अमीबा हो गया, क्लेमेटोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया। ये जितने सारे उदाहरण है एक उसके जीव का, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव किसको बोल सकते हैं? जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और ये जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें एक से अधिक कोशिका से ये तो बने होते हैं, और जितने भी कोशिकाएं होते हैं, ये सभी साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते रहते हैं, जिससे कि जीव निरंतर जीवित रह सके। जैसे कि पोषण हो गया, जनन हो गया, कवक। गलत है यहाँ पे। पोषण हो गया, जनन हो गया, उत्सर्जन इत्यादि। बहुकोशिकीय जीव में कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उसको रख सकते हैं, जंतु को रख सकते हैं, कवक को रख सकते हैं, शैवाल को रख सकते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो दो वर्गों में। एक एकोशिकीय जीव, एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में जो एक कोशिका से बना होता है, बहुकोशिकीय जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होता है। एक कोशिकीय जीव ये जीवन के सभी कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे शोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, अपने जैसे नए जीव का जनन के माध्यम से ये पैदा कर सकता है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण अमीबा हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। इसका भी कुछ उदाहरण याद रखिएगा, ये तो आती है फिगर। अब कुछ जितना पढ़ा है उसके आधार पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी रेलवे के PYQ है 2025 के। आइए करते हैं इसको। ऐसे जीव जिनमें केवल एक कोशिका मिलते हैं होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव सिर्फ एक कोशिका से एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। एक उसके जीव की उदाहरण, जैसे कि आपको हम बोले ही थे कि हमेशा उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इनमें से बताइए कि एक उसका जीव कौन है? तो ये अमीबा है। ये जो अमीबा है, ये अपना आकार हर मिनट बदलते रहता है हमेशा। इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये जो अमीबा है, ये एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, इसका आकार निश्चित नहीं होती है। और भी कुछ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक पैरामीशियम है, जैसे कि आपको हम यहाँ दिखाए थे।
एक कोशिकीय जीव के उदाहरण अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, क्लेमिडोमोनास हो गया। ये सारे एग्जाम्पल याद रखना है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोशिकीय जीव अमीबा का आकार अभी आपको समझाए थे कि इसका आकार हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। तो हम लोगों ने कोशिका की खोज के बारे में पढ़ लिया। तो ये जो एक रॉबर्ट हुक हुए जिन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे, और एक एंटोनी ल्यूवन हुक हुए जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज किए थे, इन्होंने ये बातें तो बता दी कि इन्होंने तो ये बातें बताई थी कि ये इन्होंने कोशिका की खोज तो कर दी थी, लेकिन इन्होंने ये बताने में असफल रहे कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं। इन्होंने तो ये बात बताई थी, इन्होंने सिर्फ कोशिका की ही खोज की। इन्होंने ये बातें बताने में असफल रहे थे कि कोशिका ही मिलकर इस पृथ्वी पर सभी सजीवों का निर्माण करती है। तो ये बात किसने बताई थी कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है? इसको समझने से पहले आइए तो इसको देखते हैं कि ये बातें किसने बताई थी कि सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। इसके लिए एक सिद्धांत आया था, दिया गया था। ये क्या था? कोशिका, जिसको कोशिका सिद्धांत था। कोशिका सिद्धांत यह बात बताने में सफल रही कि सभी सजीव का निर्माण कोशिकाओं से ही होती है। तो आइए देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत किन किन वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। वर्ष 1838 का बात है। एक व्यक्ति हुए, मेथियस स्लाइडेन। मेथियस स्लाइडेन एक व्यक्ति हुए, मेथियस स्लाइडेन। ये कहाँ के थे? तो ये एक जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक थे। वर्ष 1838 का बात है। एक वैज्ञानिक हुए, मेथियस स्लाइडेन। कहाँ का रहने वाले थे? तो ये जर्मनी का रहने वाले थे, और ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, इतना याद रखना कि कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे। कोशिका सिद्धांत क्या बताती? तो कोशिका सिद्धांत यह बताती है कि पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, और विभिन्न प्रकार के जितने सारे जीव जंतु हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आसपास आप जितने सारे जीव जंतु देख रहे हैं कि वे सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिका सिद्धांत इसी बात की व्याख्या करता है। वर्ष 1838 की बात है। एक वैज्ञानिक हुए, मेथियस स्लाइडेन, जो कि जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया था, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन करके यह पता लगाया था और बताया कि सभी पेड़ पौधे सभी पेड़ पौधे
सभी पेड़ पौधे कोशिका से बने होते हैं। ये बात किसने बताया? तो ये मेथियस सलाइडेन ने बताया 1838 में। इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों पर रिसर्च करके ये तो बता दिया कि सभी पेड़ पौधे कोशिका से बने होते हैं, लेकिन इन्होंने ये बातें नहीं बताया था कि सभी जंतु भी, एनिमल भी कोशिकाओं से ही बने होते हैं। ये बात कोई दूसरे वैज्ञानिक बताए थे, उनको देखते हैं। वर्ष 1839 की बात है। एक वैज्ञानिक थे, ये क्या था? स्वान था। हाँ, तो इनका पूरा नाम क्या था? थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान। इन्होंने इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर भी अध्ययन किया था, और इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्राणी है, यानी जीव है, जिसको आप एनिमल बोल सकते हैं इंग्लिश में, जितने भी प्राणी, जीव या एनिमल है, ये सभी किससे बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक हुए। एक हुए थे मैथियस सलाइडेन, जिन्होंने 1838 में ढेर सारे पौधों पौधों पर अध्ययन करके ये बताया कि जितने भी पौधे हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। और फिर 1839 में थियोडोर स्वान हुए। ये भी जर्मनी के रहने वाले थे। ये भी जर्मनी के रहने वाले थे, और ये एक प्राणी विज्ञान था, प्राणी वैज्ञानिक था। ये एक प्राणी वैज्ञानिक था। इन्होंने बताया कि सभी जंतुएं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया। इन दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया और यह बताया कि सभी पेड़ पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन दोनों ने ये बातें तो बता दी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वे सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। लेकिन इन दोनों ने ये बताने में असफल रहे कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन दोनों द्वारा दी गई कोशिका सिद्धांत ये बताने में तो सफल रही कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये बताने में असफल रहे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होती है। एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ बिर्चो। एक वैज्ञानिक हुए रुडोल्फ बिर्चो। वर्ष, ये बात है 1855 में। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने एक शब्द दिया, ओमनिस सेलुल ई सेलुला। ये क्या है? तो ये एक लेटिन भाषा का शब्द है।
लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कि ओमनिस। ओमनिस का मतलब होता है पूर्वरत। सेलुला का मतलब होता है सेल। ई का मतलब से, का भी मतलब सेल ही होता है। इन्होंने ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुल ई सेलुला शब्द दिया जिसका मतलब होता है पूर्वरत सेल से सेल। मतलब ये कहना चाह रहे थे कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होता है। तो जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है उसमें ये तीन बातें ये तीन बातें मिलकर बना है। जैसे जो मेथियस स्लाइडन, जो जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। थियोडोर स्वान सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। और रुडोल्फ बिर्चो जो 1855 में, ये भी जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि नई कोशिका का निर्माण नई कोशिका का निर्माण पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। तो कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत यह बताती है कि सभी पादप तथा जंतुओं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका में विभाजन के उपरांत ही होता है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर जो पूछे हुआ है। स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है? या एक बात और बताना था, ये जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है ये वायरस यानी विषाणु पर लागू नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि ये अकोशिकीय है, मतलब ये कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता है। तो आधुनिक जो कोशिका सिद्धांत है ये वायरस पर लागू नहीं होता है। तो स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया जो कोशिका सिद्धांत है निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणुओं पर नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सेल थ्योरी के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सेल थ्योरी कवकों पर लागू नहीं होता, सेल थ्योरी वायरस पर लागू नहीं होता है। अभी ये बताया कि सेल थ्योरी वायरस पर लागू नहीं होता है। किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो ये बात रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, इसके आगे हम कल देखेंगे।